अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब खैर वाफियत से होंगे। काफ़ी बच्चों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि सर जिस तरीके से आपने जो है दूसरे स्टैंडर्ड्स पे टॉपिक्स पे जो है क्विक रिवीजन वीडियो बनाई है विच वाज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर अस, तो सर इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क का एक एरिया है जो कि 4 से 8 मार्क का एग्जामिनर शॉर्ट पूछता है, तो उसके ऊपर भी सर आप एक वीडियो बना दें। स्पेशली जो कैपिटल मेंटेनेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़ा टेक्निकल भी है, कंफ्यूजिंग भी है, उस पर भी जो है आप एक जो है वो क्या कहते हैं गाइडेंस दे दें हमें। स्पेशली लास्ट अटेम्प्ट में जो है एक अच्छा क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस पे, तो सर वो भी आप करवा दें। तो सर कॉन्सेप्चुअल जो फ्रेमवर्क है आपका सही है, उसमें जो है 7-8 एरियाज़ हैं, मगर जो टेक्निकल या कंफ्यूजिंग एरिया है वो है कैपिटल मेंटेनेंस का, जिसमें मैं अभी बात करूँगा। तो सर बाकी जो एरियाज़ हैं वो हम कैसे करेंगे, डोंट यू वरी, एट द एंड ऑफ द वीडियो जो है आई एम गोना गाइड यू ऑन कि भाई आपने किस तरीके से आधे से पौने घंटे में पूरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है आपका रिवाइज हो जाएगा। अगर वो कर लो तो शॉर्ट इंशाल्लाह जो है तुम्हारे 4 से 8 मार्क जो भी एग्जामिनर जो है पूछता है तो वो पक्के इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो सर क्विकली मूविंग ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल। देखो यार एक चीज़ समझो, जब भी आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हो तो इफ़ यू रिकॉल योर रेगुलर क्लासेस तो यू कैन सेंस कि आप कभी भी इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेते। आपके रिस्पेक्टिव टीचर आपको बोलते होंगे कि देखो यार हम जो अकाउंटिंग कर रहे होते हैं वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस का मतलब ये है कि सर आप मनी की जो वैल्यू हो उसको कांस्टेंट अज्यूम करते हो, आप कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेते हो। सही है ना, आप कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेते। अगर एक चीज़ आपने 100 रुपए की, अभी मैं अनलेस कि आपने फेयर वैल्यू पर रखा हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट। अगर आपने एक चीज़ 100 रुपए पर खरीदी है तो आप उसको जिंदगी भर 100 रुपए पर रखोगे, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट इफ एनी। ऐसा ही है ना। ये सर आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि यार हम पाकिस्तान में जैसे इतना इन्फ्लेशन है तो हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्यों नहीं लेते अकाउंटिंग में, एक सवाल आता है ना। तो सर आपके जो है रिस्पेक्टेड टीचर ने आपको बताया होगा कि देखो यार हम इसलिए नहीं लेते बिकॉज हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज करते हैं। सही है ना, हम अकाउंटिंग के लिए हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस यूज करते हैं जिसके अंदर हम अज्यूम करते हैं कि जो मनी है उसकी वैल्यू कांस्टेंट है। मगर सर जो है व्हाट स्टैंडर्ड गाइड्स इज अबाउट कि क्या हम इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लें या ना लें, या वाकई वो अलाउ करता भी है। तो सर कैपिटल मेंटेनेंस इज ऑल अबाउट कि सर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आपको लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कौन सी अप्रोच में लेना चाहिए। तो सर याद रखो जो कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल है या कैपिटल मेंटेनेंस है वो 2 तरीकों का। एक तो है फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट विच इज प्योरली रिलेटेड टू मनी, कि अगर मनी में कोई भी चेंज आ रहा है तो यू वुड बी टेकिंग द इम्पैक्ट इन द फाइनेंशियल्स, अदरवाइज नॉट। और दूसरा है फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस विच इज मोर रिलेटेड टू जो है प्रोडक्टिविटी, ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी। फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट जो है दिस इज मोर फोकस टुवर्ड्स इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए वो रेलेवेंट होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर मैंने 1 लाख रुपए लगाए तो आई वुड बी मोर कंसर्न कि भाई मुझे इसके ऊपर प्रॉफिट कितना होगा। आई वुड बी लीज बोदर्ड अबाउट द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी। फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल जो है इट इज मोर रिलेवेंट फॉर द मैनेजमेंट। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई कौन सा मेंटेनेंस मेथड जो है कौन से यूजर के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बात करता हूं। अच्छा सर इन दोनों में फ़र्क क्या है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस में और फिजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस में। तो सर यार फाइनेंशियल कैपिटल जो कॉन्सेप्ट है आपका, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप सिर्फ ये देखते हो यार पैसा कितने से बढ़ रहा है, सही है ना। जबकि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आप देखते हो कि वाकई पैसे के साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही। सर क्या मतलब, आगे इलस्ट्रेशन के जरिए समझाता हूं। अच्छा देखो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इसकी फर्दर 2 कैटेगरीज हैं। एक तो है मनी टर्म्स जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। याद रखो अगर तो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में मनी टर्म्स में आप बात कर रहे हो जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस भी कहते हैं, तो सर इसमें याद रखो इन्फ्लेशन का कोई भी इंपैक्ट नहीं लिया जाता और ये जनरली एक्सेप्टेड जो है आपका जो है मॉडल है। आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल्स मनी टर्म्स में बनती हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे बनती हैं। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं वो कौन से कैपिटल मेंटेनेंस के तहत बनती हैं, तो योर आंसर शुड बी हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस और मनी टर्म्स फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। सही है, आई होप सर आपको जो है ये वाला एरिया क्लियर है, सही है। अच्छा सर इसके बाद जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है रियल टर्म्स, के रियल टर्म्स में आपको कितना फायदा हुआ है। इसमें आप इंपैक्ट लेते हो जनरल इन्फ्लेशन का, आप इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेते हो, सही है ना। सर अब आपको पता है इन्फ्लेशन 2 किस्म का होता है। एक होता है जनरल इन्फ्लेशन रेट जिसको तुम CPI के नाम से जो है वो जानते भी हो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स।
मगर आपको पता है कि ये सीपीआई जो है ना कुछ चंद एक प्रोडक्ट्स का एवरेज होता है। अब जाहिर सी बात है कि आलू का इन्फ्लेशन रेट कुछ और होगा, टमाटर का इन्फ्लेशन रेट कुछ और होगा, प्याज का इन्फ्लेशन रेट कुछ और होगा। तो याद रखो इन्फ्लेशन रेट दो किस्म के होते हैं, एक होता है जनरल इन्फ्लेशन रेट, सही है, और एक होता है स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट। तो जो मनी टर्म्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, आई एम सॉरी, जो रियल टर्म्स फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट है, उसमें जो आप अपनी प्रोडक्ट्स को, अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को जो भी इन्फ्लेट करते हो वो जनरल इन्फ्लेशन रेट से करके करते हो। कैसे करते हो वो इलस्ट्रेशन में मैं बताऊंगा, सही है। आई होप आपको ये चीज क्लियर है, ये वाला एरिया भी क्लियर है, रियल टर्म्स वाला। अच्छा सर, जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है उसमें आप अपने इनकम और एक्सपेंसेस को रिस्पेक्टिव जो उनका इन्फ्लेशन रेट है उससे आप जो है क्या कहते हैं इन्फ्लेट करते हो। अगर लेट्स से मैं टमाटर का काम करता हूं, मैं आलू का काम करता हूं, सही है ना, मेरी इन्वेंट्री है, तो टमाटर का जो इन्फ्लेशन रेट होगा मैं उससे उसे इन्फ्लेट करूंगा। कैसे करूंगा, दैट इज समथिंग डिफरेंट चीज। आलू का जो रेट होगा मैं उससे उसको इन्फ्लेट करूंगा। तो सर अगर लेट्स से मेरी इन्वेंट्री है टमाटर और आलू, तुम्हारे लेवल पर आकर समझाता हूं, तो अगर तो सर मनी टर्म्स में मैं करता तो आई वुडंट हैव टेकन एनी इन्फ्लेशन का इंपैक्ट, पहला वाला। अगर मैं रियल टर्म्स में करता तो जो जनरल इन्फ्लेशन रेट होता सवाल में दिया गया होगा, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, मैं उससे उसको इन्फ्लेट करता। कैसे करता बताता हूं। अगर तो फिजिकल कैपिटल में, अगर तो मैं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट यूज कर रहा होता तो दैट कॉन्सेप्ट वुड हैव कॉल्ड फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट, सही है। हैविंग सेड दैट, अच्छा मैं इस चीज में एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीजों पे खेल रहा होता है, जैसा कि अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में इसने सवाल किया था। अच्छा सर, अब बहुत अहम चीज कि सर कौन सा कॉन्सेप्ट जो है क्या कहते हैं किस यूजर के लिए रेलेवेंट है, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है कि ये जो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस का जो कॉन्सेप्ट है, दिस इज यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स, बिकॉज इन्वेस्टर इज नॉर्मली फोकस्ड अबाउट कि भाई मुझे कितने पैसे पे कितना पैसा मिल रहा है। आई वुड बी लीज बॉदर्ड अबाउट कि भाई इन्फ्लेशन की वजह से मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। जबकि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जो है वो मैनेजमेंट के लिए और एम्प्लॉइज के लिए जो है वो रेलेवेंट होता है, सही है। तो आई होप सर आपको जो है कैपिटल मेंटेनेंस के जो कॉन्सेप्ट हैं उस पर क्लैरिटी है, एंड यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट नाउ कि सर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट और आपका जो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट है उन दोनों में डिफरेंस क्या है। अच्छा सर, तो मैं इलस्ट्रेशन जल्दी से करवा देता हूं जो अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट में आई है। सर क्वेश्चन नंबर 5 रिक्वायरमेंट है, ये स्प्रिंग 2023 का क्वेश्चन है। प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से इक्विटी पोर्शन बनानी है हमें अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। दिस इज द की टर्म, राइट। द पॉइंट आपने ये पढ़ा कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के तहत आपने करना है, तो आपके दिमाग में फौरन आया कि आपने स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट को जो है वो इनकॉर्पोरेट करना है, सही है। सर रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ लेते हैं। ऑन 1 मार्च 2022 इनका एम्पायर IEL कमेंस्ड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 60,000, 60,000 के जो है हम लोगों ने जो है वो कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है, विच वॉज यूज टू परचेज 2 आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। डिटेल्स ऑफ दियर कॉस्ट एंड सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 28 Feb 2023 आर एज फॉलोज। सर ये डिटेल्स दी हुई हैं। प्रोडक्ट ए जो है सर उसका जो है आपका क्या कहते हैं कॉस्ट है 25,000 जब हमने खरीदी। प्रोडक्ट बी की कॉस्ट है 35,000, सेल है 55,000 और इसकी है 70,000, ठीक है ना। ये सर ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हम ग्रॉस प्रॉफिट इससे निकाल लेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में इट स्टेट्स के जनरल इन्फ्लेशन रेट ड्यूरिंग द ईयर इज 8%। सर ये क्या हमारे लिए रेलेवेंट है ये इन्फॉर्मेशन? नो। अगर तो ये रियल टर्म्स की बात कर रहा होता ना कि अंडर रियल टर्म्स कॉन्सेप्ट आप निकाल के दो, देन दिस इन्फॉर्मेशन वुड हैव बीन रेलेवेंट। नंबर 2, इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए ड्यूरिंग द ईयर इज 12%। प्रोडक्ट ए से रिलेटेड जो स्पेसिफिक इन्फ्लेशन था वो था 12%। सर ये रेलेवेंट है। इसी तरीके से 3 में रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट बी एट द एंड ऑफ द ईयर इज 45,000। अच्छा तुमने एक बात नोट की, नॉर्मली जो है ना बच्चा ये कंफ्यूज हो जाता है या परेशान हो जाता है कि सर ये अमाउंट किसके लिए होगी। अरे भाई ये साल के एंड पे जो आपने प्रोडक्ट भी अगर आप खरीदने के लिए जाते हो तो आपको कितने पे मिलेगी, ये वो अमाउंट है। अब यू नीड टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। हर दफ़ा तुम्हें इन्फ्लेशन का रेट नहीं दिया गया होगा, बाज़ औक़ात अमाउंट दी गई होगी। तो यहाँ प्रोडक्ट बी के केस में अगर मुझे इन्फ्लेशन का अमाउंट निकालना होता तो मैं ये बोलता यार अभी तो मैं खरीद रहा हूँ 35 में, मगर अगर साल के एंड पे खरीदूंगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 45,000। तो टेक्निकली जो इन्फ्लेशन का अमाउंट है इस साल में वो कितना है प्रोडक्ट बी से रिलेटेड, वो है 10,000, ठीक है। तो सर हैविंग रेड दिस इंफॉर्मेशन लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द सॉल्यूशन। अच्छा देखो मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बना दिया। सेल्स मैंने निकालनी 55 + 70 रुपीज़ इन 1000 प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की, तो मेरी सेल्स आ गई 125,000, राइट। कॉस्ट ऑफ सेल्स जो आपको सवाल में दी हुई थी, आपने दोनों कॉस्ट ऑफ सेल्स सम कर ली तो इट कम्स टू 60,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ गया 65,000।
अच्छा सर, अगर तो आप मनी टर्म्स में कर रहे होते तो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आप नहीं लेते, अगर तो आप रियल टर्म्स में कर रहे होते तो आप जो जनरल इन्फ्लेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करते। देखो इन्फ्लेशन की वजह से होगा क्या, थोड़ा सोचो। अगर तो मेरी डिटेल वीडियो देखो तो उसमें मैंने एंट्री भी बताई हुई है कि आप रिजर्व को क्रेडिट करते हो, प्रॉफिट आपका कम हो जाता है, डेबिट हो जाता है इन्फ्लेशन का जब आप इंपैक्ट लेते हो। सही है। तो सर चूंकि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है तो मैंने स्पेसिफिकली हर प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लिया है मैंने, उसकी वजह से इन्फ्लेशन की वजह से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। तो सर आपने बोला 25,000 रुपये का जो है वो आपको मिल रहा था, सही है ना, मगर अब 12% से इन्फ्लेट हो गया है तो 25 का 12%, 3,000 से आपका इन्फ्लेशन का इंपैक्ट आपने ले लिया। टेक्निकली इट्स एन एक्सपेंस फॉर यू, राइट। सिमिलरली प्रोडक्ट भी आपको जो है ड्यूरिंग द ईयर मिली है 35 की, मगर अगर अब आप खरीदने के लिए जाओगे तो आपको साल के एंड पे 45 की, तो इसका मतलब है इसमें इन्फ्लेशन आया है 10 का। तो प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी का अगर मैं इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करूं तो सर टोटल 13 का आया है, तो मेरा प्रॉफिट इफेक्टिवली 65 की जगह कितने का हो गया है, 52 का हो गया। सही है। सर इसकी एंट्री क्या पास होती है, इस इन्फ्लेशन की एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, इन्फ्लेशन रिजर्व क्रेडिट। सही है। ये इन्फ्लेशन रिजर्व सर आपका कहाँ शो होता है, सर ये इक्विटी में शो होता है। सही। सर एसओएफ भी बना लेते हैं, सिर्फ इक्विटी पोर्शन आपका जो साल के शुरू में कैपिटल था दैट वाज 60। सही है। सर इन्फ्लेशन रिजर्व इस एंट्री की वजह से आपका 13 से, तो आपका जो टेक्निकली इक्विटी है कंप्राइजिंग ऑफ कैपिटल एंड इन्फ्लेशन रिजर्व इज 73, और आपका प्रॉफिट आ गया 52 से, तो आपकी जो टोटल इक्विटी है वो आ गई 125। तो सर आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब से द पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जामिनर ने अभी तो तुमने से जो पूछा था वो पूछा था कि अंडर फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस जो है वो बना के बताओ। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एग्जामिनर बोले कि मनी टर्म्स में जो है वो तुम बना के बताओ। तो मनी टर्म्स में क्या होता, जरा रिकॉल करो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। ये जो 3 और 10 है ये नहीं आता, तो तुम्हारा प्रॉफिट डायरेक्टली कितने से शो होता, तुम्हारा प्रॉफिट शो होता 65 से, ऐसा ही है। मनी टर्म्स का मतलब ये है ना कि आप इन्फ्लेशन का इंपैक्ट नहीं लेते, और ये इन्फ्लेशन रिजर्व जो है ये एलिमिनेट हो जाता, और आपका जो प्रॉफिट है वो आ जाता 65। द पॉइंट टू बी नोटेड, बॉटम लाइन तुम्हारी सेम रहती मनी टर्म्स में, सिर्फ फर्क क्या होता कि सर अब पहले जो इन्फ्लेशन का आपने रिजर्व लिया था अब इन्फ्लेशन का रिजर्व नहीं होता, आपका प्रॉफिट डायरेक्ट 65 आ जाता। अच्छा सर अगर तो रियल टर्म होता, अभी तो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है ना, अब एग्जामिनर इज सो स्मार्ट इनफ कि वो दैट इज बात है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस हर दफा थोड़ी ना देगा। अच्छा सर अगर रियल टर्म देता फिर क्या करते, अगर रियल टर्म देता तो आप जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट लेते वो डायरेक्ट ये जो 60 है 60 उसका डायरेक्ट जनरल इन्फ्लेशन 12% ले लेते, विच कम्स टू अराउंड 7 या 8 हज़ार। सही है ना। तो 7 या 8 हज़ार से फिर आपका रिजर्व क्रिएट हो जाता, और फिर इधर भी जो है ये 13 की जगह 8 हो जाता। तो सर आई होप इस क्वेश्चन की मदद से आपको अल्हम्दुलिल्लाह मनी टर्म्स में किस तरीके से आपने कैपिटल मेंटेनेंस को डील करना है वो आ गया, रियल टर्म्स में अगर सवाल आता तो वो आ गया, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में तो आया हुआ है वो आ गया। अच्छा सर अब सर ये तो आपने करवा दिया, समझ में भी आ गया हम लोगों को। सर व्हाट अबाउट अदर एरियाज ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो देखो यार जो दूसरे एरियाज़ हैं ना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क के, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क को मैंने बहुत ब्रीफली और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट वे में अपने जो मेरे रेगुलर क्लासेस के लेक्चर्स हैं उसमें मैंने बताया हुआ है। हार्डली जो है तुम्हारी आधे घंटे या पौने घंटे की लेक्चर्स पे मबनी है। पोर्टल अभी मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तुम लोगों के लिए अवेलेबल किया हुआ है, बट बहुत सारी बस तुम लोगों के लिए बहुत सारी दुआएँ चाहिए। तुम सिर्फ वो पोर्टल के ऊपर जो है जाके वो लेक्चर्स देख लो आधे पौने घंटे के, वो काफ़ी हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर यू। सही है ना। तो तुम्हारे 4 से 8 मार्क्स इंशाल्लाह पक्के आ जाएंगे। तो सर हमारे पास तो पोर्टल का एक्सेस नहीं है, हम कहाँ से देखें, तो भाई ये मैंने नंबर लिखा हुआ है अपनी टीम का। सही है ना। मेरा भी नंबर है इसमें दूसरा वाला, आप मुझे मैसेज कर दो, मैं अपने ग्रुप पे आपको ऐड कर दूंगा। ग्रुप डिस्क्रिप्शन में है, उधर में डिफरेंट वीडियोस, वॉइस नोट्स, बच्चों के सवाल जो कॉमन क्यूरीज होती हैं वो मैं बता रहा होता हूँ। सही है ना। तो जो है आधे पौने घंटे की जो है वीडियोस हैं वो तुम देख लो, इंशाल्लाह कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क तुम्हारा जो है इंशाल्लाह क्या कहते हैं अच्छे से हो जाएगा, तुम्हारा हिसाब किताब अच्छा हो जाएगा। तो सर विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। सही है। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो, एंड मे यू एज द एग्ज़ाम्स इंशाल्लाह।
और जो है अगेन हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितना तुम लोगों को सपोर्ट कर सकें, जितना हेल्प आउट कर सकें, सही है। इनफैक्ट मेरी कोशिश होती है कि जितने तुम लोग मैसेजेस करो, मैं कोशिश करता हूँ कि आई कीप रिस्पॉन्डिंग टू द स्टूडेंट्स डिस्पाइट ऑफ माई वेरियस कमिटमेंट्स। ऑब्वियसली तुम लोगों का हक है, सही है ना। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम्स तक जो है वो तुम लोगों के लिए मैं अवेलेबल रहूँ। बस इन सारी चीज़ों के बदले तुमसे एक चीज़ चाहिए, तुम लोगों की बहुत सारी दुआएं चाहिए, ठीक है। अल्लाह तुम सबका हामी और नासिर हो। इफ़ एनी वन हैज़ गॉट एनी क्यूरी, आई हैव मैंशन माई नंबर, माई टीम्स नंबर, फील फ्री टू रीच आउट। अपना बहुत सारा ख्याल रखो, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू।